diagonalizable matrix. M-square matrix is said to be diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix. अगर वो similar है किसी diagonal matrix के. In other words, a square matrix is diagonalizable. There exists an invertible matrix P such that P inverse AP is a diagonal matrix. ठीक है, diagonalizable ऑपरेटर इसी तरह diagonalizable ऑपरेटर है. अगर फाई डायगनलाइजेबल है तो एक उसकी मैट्रिक्स निकाल लेनी है एक बेसिस लेके, अगर वो डायगनल होगी तो डायगनलाइजेबल ऑपरेटर होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये डायगनल एलिमेंट्स बनेंगे उस मैट्रिक्स के. अब ऑपरेटर डायगनलाइजेबल है तो हमारे पास ये थ्योरम है कि उसका बेसिस मिल जाएगा वी का, जिसमें सभी आइगन वेक्टर्स होंगे फाई के. अगर एक ऐसा बेसिस मिल जाए जिसमें सभी आइगन वेक्टर फाइव के हों तो फाइव डायगनलाइजेबल होता है. जैसे फाइव डायगनलाइजेबल हमें सपोज कर लेते हैं, तो हमने एक बेसिस फाइंड करना है. तो मान लो कि ये इसका बेसिस है, तो हमने पहले इसकी एक मैट्रिक्स निकाल ली क्योंकि डायगनलाइजेबल है हमें गिवन, तो इसकी जो मैट्रिक्स होगी डायगनल होगी, तो वो डायगनल मैट्रिक्स है. तो उसके बाद हमारे पास जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये आइगन वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, जो डायगनल एंट्रीज़ होती हैं, ये आइगन वैल्यूज़ होंगी जो डायगनल वाली एंट्रीज़ होती हैं. ठीक है, अब जो मैट्रिक्स जब लिखते हैं तो क्योंकि बेसिस एक ही है तो बेसिस के इमेजेस को ही बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. जो मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब इधर भी सेम बेसिस लेना है और इधर भी और इधर वाली वी पे भी सेम बेसिस ही लेना है. तो E1 की ही इमेजेस बी के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देनी है. ठीक है, हम तो जैसे ये λ1 0 0 0 जो λ1 है इसको इधर लिखते हैं 0 0 0 0. समझ लगी बात. अगली कॉलम है 0 2 0 λ2 0 0 0, तो ये इधर ये रो बनेगी 0 λ2 0 0 0. उस हिसाब से हमने जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं उस हिसाब से लिख लेना है. तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू लैम्डा E1, इसी तरह फाई EN इज इक्वल टू लैम्डा EN. तो इस तरह से ये आइगन वैल्यूज़ होगी, ये आइगन वेक्टर्स हो गए. तो इसका मतलब जो बेसिस में है सभी आइगन वेक्टर हैं. ये λ1 आइगन वैल्यू है तो E1 इसका आइगन वेक्टर है. तो बेसिस में सभी आइगन वेक्टर मिल गए हमें. अब कन्वर्स पार्ट है कि बेसिस में आइगन वेक्टर्स हैं, ये आइगन वेक्टर्स हैं तो ये उनकी आइगन वैल्यूज़ लिख ली हमने. E1 आइगन वेक्टर है तो λ1 ले लेते हैं, तो λ1 को इस हिसाब से लिख लेते हैं. इसी तरह E2 आइगन वेक्टर है तो λ2 आइगन वैल्यू इसको इस हिसाब से लिख लिया. तो वही बात है कि बेसिस की इमेजेस को इसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है तो मैट्रिक्स बी विद रिस्पेक्ट टू बी बनेगी. और ये λ1 0 0 है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, 0 λ2 0 0 ये सेकंड कॉलम बनेगा इस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये ऑपरेटर हमें गिवन है तो हमने शो करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, ये चेक करना है. तो बेसिस कोई दिया नहीं है तो हम स्टैंडर्ड बेसिस लेके एक मैट्रिक्स लिख लेंगे. ठीक है, 3 0 0 इसी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी. ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं. इसकी 3 आइगन वैल्यूज़ आ गई. ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज़ और तीनों ही डिस्टिंक्ट हैं. इसकी जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हो 3 डिग्री की बनेगी, तीनों ही डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए. तो जो ये थ्योरम कहती है अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हों, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हों तो सीधी वो डायगोनलाइजेबल होती है. ठीक है, तो एक P इनवर्स AP मिल जाएगी तो ये डायगोनल है सीधी. अगर तीनों ही जितनी डिग्री हो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की अलग अलग 3 रूट मिल जाएं तो वो आइगन, तो इसका मतलब जो ये डायगोनलाइजेबल होती है. अगर ये डायगोनलाइजेबल हो जाए तो फिर फाई भी डायगोनलाइजेबल होता है. तो फाई इज़ आल्सो डायगोनलाइजेबल. बस ये याद रखना है कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, अगर 3 डिग्री है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तीनों ही वैल्यूज़ मिल जाती हैं और तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो वो डायगोनलाइजेबल है.